हाय एवरीवन। तो आज डिस्कस करेंगे फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज को। फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्री जो है एक स्टेशनरी सेगमेंट की कंपनी है। उसको डिस्कस करने के दो रीजन है। पहला रीजन, काफी रिक्वेस्ट सारी कमेंट के अंदर स्टॉक के ऊपर, और दूसरी चीज का स्टॉक पी बहुत सस्ता था, 25.8 का स्टॉक पी है। आरओसी 33% है, आरओई 30% है, दोनों ही काफी हेल्दी है। प्लस स्टॉक का प्राइस बहुत नीचे आ गया। आप देख सकते हो आईपीओ का प्राइस 303 का था, यहाँ कहीं पे आईपीओ का प्राइस था, बहुत बम्पर ओपनिंग हुई, स्टॉक 500 के लेवल तक गया। फिर उसके बाद में आप देख सकते हो लोअर लोज बना रहा है स्टॉक, और नीचे की तरफ कहीं पे ये अभी 270 के लेवल पे कहीं ट्रेड हो रहा है अपने आईपीओ से प्राइस से भी नीचे। तो क्या यहाँ पे स्टॉक को खरीदने की अच्छी अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म के एंगल से, हम खरीद सकते हैं नहीं, वो डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज, क्या यहाँ पर जिन्होंने ऊपर खरीदा है डिग्रोथ को देखते हो, क्योंकि इनके जो क्वार्टर 3 है उसमें डिग्रोथ हुई है, क्या हम उसको बेचते हैं स्टॉक को, वो डिस्कस करेंगे। लॉन्ग टर्म का व्यू लेंगे स्टॉक के अंदर। देखो, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होगी, हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे इनके कॉन्फ्रेंस कॉल के बेसिस पे, इनकी प्रेजेंटेशन के बेसिस पे। खरीदना है बेचना है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करें, अपना डिसीजन खुद लें इसके अंदर। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जिन लोगों को फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज का बिजनेस मॉडल नहीं पता, उनको मैं जल्दी से एक बार बिजनेस मॉडल समझाता हूँ। देखो, ये एक स्टेशनरी वाली कंपनी है। स्टेशनरी का मतलब ये होता है कि बेसिकली कंपनी पेन पेंसिल बनाती है। यहाँ देख सकते हो, ये पेन बनाती है कंपनी। यहाँ पे ये क्रिएटिव्स बनाती है, मतलब कि कलर, वाटर कलर हो गए, क्रेयॉन्स हो गए, पेंसिल्स हो गई, बाकी क्रिएटिव चीजें हो गई। ठीक है, तो बहुत सारी क्रिएटिव चीजें कंपनी बनाती है स्टूडेंट्स कैटेगरी के अंदर। और कंपनी ने नया सेगमेंट भी शुरू करा है, जिसके अंदर कंपनी जो है बॉटल वगैरह बनाएगी, वो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। ठीक है, ये बॉटल की कैटेगरी उन्होंने नई नई शुरू करी है। क्वार्टर 4 से इसके रेवेन्यू के नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। अभी इसका रेवेन्यू इनके क्वार्टर्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये इनका बिजनेस मॉडल है। बात करते हैं इनकी वैल्यूएशन की। वैल्यूएशन के एंगल से अगर आप देखोगे तो मार्केट कैप जो है, स्मॉल कैप कंपनी है, 250 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। स्टॉक पी 25 का है, काफी सस्ता नजर आता है। इसके आईपीओ के स्टॉक पी से अगर देखोगे तो आईपीओ के अंदर स्टॉक 37 के पी पे चला गया था, फिर गिरते गिरते 30 पे आया, और गिरते गिरते अभी ये कहीं पर देख रहे हो 22 पे कहीं दिख रहा है। ये ट्रेलिंग नंबर आपको दिख रहेगा, कहीं 20 में इसका स्टॉक पी हैगा। आरओसी 33% का है, आरओई 30% का है, बहुत हेल्दी है। डेट टू इक्विटी 0.25 है, लेकिन ये डेट टू इक्विटी रेशियो और कम हो जाएगा, जो कि अच्छी चीज है। कम क्यों होगा? यहाँ बैलेंस शीट के अंदर 124 करोड़ की जो बोरिंग्स है, इसके अंदर मैनेजमेंट ने अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल में बताया कि उन्होंने क्वार्टर 3 तक 87 करोड़ रुपीज पे ऑफ करे हैं अपने आईपीओ के पैसे से, जो आईपीओ में पैसा उन्होंने रेज किया था। तो 87 माइनस 124 जो भी नंबर आएगा, उतनी ही इनकी बोरिंग्स बची रहेंगी। अभी प्लेज परसेंटेज 0 है, प्रमोटर ने कोई भी शेयर अपना गिरवी नहीं रखा हुआ, ये भी एक पॉजिटिव चीज है। बात करते हैं इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स की। क्वार्टरली रिजल्ट में अगर आप फोकस करोगे, ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ के अंदर कंपनी ने -4% की डिग्रोथ करी है, और डिग्रोथ के चलते ही स्टॉक देख सकते हो, यहाँ पे डिग्रोथ के अंदर 9% गैप डाउन ओपनिंग हुई, यहाँ पे 10% की गिरावट और देखने को मिली। हमने अगले ट्रेडिंग सेशन के अंदर स्टॉक जो है लगभग 325 से गिर करके 261, 20% से ज्यादा की गिरावट यहाँ पे हो गई स्टॉक में। और दूसरा रीजन, यहाँ पे देखो, डिग्रोथ के साथ साथ मार्जिन भी गिर गए 15% के। तो मार्जिन गिरना और खराब चीज है, क्योंकि आपने पहली बार रेवेन्यू कम किया, उसके बाद में मार्जिन भी कम कर दिया, तो जो ईपीएस था वो 2.03 का रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 3.57 था, और भी अच्छा था, और यहाँ पे घट जाएगा। तो नेट नेट प्रॉफिट कम हुआ, ईपीएस कम हुआ, स्टॉक प्राइस गिर गया। बैलेंस शीट की बात करते हैं अब। बैलेंस शीट में जैसे बताया मैंने आपको, हेल्दी रिजर्व्स हैं, और डेट थोड़ी कम हो गई है। यहाँ पे एसेट्स कंपनी के बढ़ रहेंगे, अच्छी चीज है। इनके प्लांट्स वगैरह इंक्रीज हो रहेंगे। कैश इन वर्किंग कैपिटल में 7 करोड़ रुपए है। इन्होंने 3 नई प्रोडक्शन लाइन और स्टार्ट करी है, वो भी यहाँ पे उसका पैसा है। जब वो स्टार्ट हो जाएंगी, वो यहाँ आपको बैलेंस शीट में आप आगे एसेट्स के अंदर ऐड होता हुआ नंबर नजर आएगा। तो नेट नेट जो बैलेंस शीट है वो ठीक ठाक है, हेल्दी है। बात करते हैं इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो की। इन्वेस्टर पोर्टफोलियो में प्रमोटर की होल्डिंग अगर आप देखोगे तो 78% की है। अकॉर्डिंग टू सेबी नॉर्म्स, प्रमोटर के पास में 75% ज्यादा की होल्डिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये 3.59% का जो एक्स्ट्रा स्टेक है प्रमोटर के पास, प्रमोटर इसको बेचेगा आने वाले 3 सालों के अंदर। और वो एक साथ बेचे, धीरे धीरे करके बेचे, वो प्रमोटर की मर्जी है। और हो सकता है प्रमोटर ने, क्या पता, इस गिरावट के अंदर बेच भी दिया हो, क्योंकि ये नंबर जो अपडेट हुआ दिसंबर के अंदर हुआ था। ठीक है, अब जो मार्च का नंबर जो आएगा हमारे पास में लेटेस्ट, उसमें पता लगेगा कि किसके पास में कितना स्टेक हैगा। एफआई की कन्विक्शन 1.38%, डीआई की 9.57%, पब्लिक की 10.46%। तो नेट नेट पब्लिक की होल्डिंग भी आगे कहीं ना कहीं बढ़ेगी, क्योंकि जो गिरावट हुई है इसमें पब्लिक ने भी कुछ जो स्टेक है यहाँ पे एफआईडीआई का, उसको एब्जॉर्ब किया होगा। बात करते हैं इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल की। और ये इनकी लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल है, जो कि फरवरी के अंदर हुई थी, फेब 12 को हुई थी, ये 12 फरवरी को। और यहाँ पे जो विमल चंद राठौड़ हैं, ये इनके एमडी एंड सीईओ वगैरह हैं, इन्होंने बतायागा बेसिकली इनकी जो ब्रांड सेल्स है वो इंप्रूव हुई है डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट कैटेगरी के अंदर। डबल डिजिट ग्रोथ कंपनी ने वहां पे करी है। ठीक है, अब इनकी जो सेल्स ग्रोथ है यहाँ पे इन्होंने बताया कि डबल डिजिट ग्रोथ करी है, लेकिन यहाँ पे -4% है। देखो, वो इसीलिए क्योंकि जो इनका ओईएम है ना, ओरिजिनल इक्विपमेंट, जो ये एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं, जो कि ये बाकी कंपनीज के लिए जो प्रोडक्शन करते होंगे, उसके अंदर इनको डीग्रोथ देखने को मिली है, पहली चीज। दूसरी चीज, इनके जो ब्रांड्स हैं हॉसर और ये पेरिकार्डिन वगैरह, ये ग्रो कर रहे हैं, विच इज गुड, लेकिन उसका जो एक इम्पैक्ट है वो इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि उनकी जो परसेंटेज है, कॉन्ट्रीब्यूशन है जो रेवेन्यू के अंदर, वो 15-20% के आसपास ही है।
कंपनी ने देखो यहाँ पे 30 न्यू प्रोडक्ट्स और लॉन्च करेंगे। इन्होंने कंटीन्यूअस इनोवेशन और कैटेगरी एक्सपेंशन किया। तो कंटीन्यूअस इनोवेशन और कैटेगरी एक्सपेंशन का वर्ड यहाँ पे इसीलिए डाला गया क्योंकि तो कंटीन्यूअस इनोवेशन करनी इस सेक्टर के अंदर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कस्टमर होता है उसको इनोवेशन बहुत ज़्यादा चाहिए यहाँ पर। आप एक तरीके का पेन कस्टमर को, अगर आप पुराने रेनॉल्ड्स के पेन को अगर देखोगे, तो हर कोई जो स्टूडेंट होता है वो रेनॉल्ड का पेन यूज़ करना पसंद नहीं करता है। उसको उसके अंदर एक इनोवेशन चाहिए ताकि वो थोड़ा अट्रैक्ट हो सके, क्योंकि वो एक एज ग्रुप जो होता है वो छोटी एज ग्रुप होती है, तो वहाँ पे अट्रैक्शन बहुत ज़रूरी है अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड। कलर्स का काफ़ी यूज़ करती है कंपनी, यहाँ पे देख रहे हो। और जो प्रमोशन होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है, उसका बहुत यूज़ होता है यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पे इनोवेशन का वर्ड यूज़ किया गया है, कैटेगरी एक्सपेंशन का वर्ड यूज़ किया है। हर एक कैटेगरी के अंदर बहुत सारे और नए प्रोडक्ट को लॉन्च किया जा रहा है। 804 प्रोडक्ट का इनका पोर्टफोलियो हैगा और 9 महीने के अंदर इन्होंने 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है लॉन्च कर दिए। कंपनी का फोकस है डिस्ट्रीब्यूशन लेड ग्रोथ एंड एक्सपेंडिंग टच पॉइंट्स। इसका मतलब क्लियरली ये है, डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत ज़्यादा कंपनी का फोकस है बढ़ाने का। वो इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने की ज़रूरत ये है क्योंकि फ्लेयर के प्रोडक्ट ऐसे हैंगे, अगर ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए, काउंटर तक अपने रिटेल कस्टमर जो बेचने वाला है दुकानदार उस तक नहीं पहुंचे, तो बिक्री नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप एक पेन खरीदने जाते हो, तो आप ये थोड़ी बोलते हो मुझे फ्लेयर का पेन ही चाहिए, मुझे फ्लेयर का फलाना पेन चाहिए। नहीं, आप सीधा बोलते हो मेरे पास में मेरा बजट 20 रुपए का है, मुझे 20 रुपए का पेन चाहिए, दैट्स इट। वो पेन सिर्फ अच्छा होना चाहिए, आप उसको टेस्ट करते हो, चला के देखते हो, आप 4-5 पेन ट्राई करते हो, जो आपको समझ आता है वो ले लेते हो। अब चाहे वो फ्लेयर का हो, सेलो का हो, किसी भी और कंपनी का हो, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, दैट्स इट। कोई अगर स्टूडेंट भी है तो वो भी देखता है कि उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसका कलर अच्छा है, बाकी और चीज़ें अच्छी हैं, तो वो खरीद लेता है। वो ये नहीं बोलता कि नहीं मुझे आज सुबह-सुबह स्कूल जाने से पहले मुझे फ्लेयर का पेन चाहिए या फिर किसी और पर्टिकुलर ब्रांड का चाहिए, नहीं। तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन बनाना बहुत ज़रूरी है। काउंटर पे अगर पेन होगा, डिस्प्ले में अगर पेन होगा, तो कस्टमर के पास में वो ऑप्शन ज़रूर होगा उसको खरीदने का। इसीलिए कंपनी में टच पॉइंट्स को भी बढ़ा रही है। और तीसरी चीज़ देखो ये है कि अगर डिमांड आएगी भी ना, अगर वो कस्टमर की साइड से, तो वो क्रिएटिव के अंदर आएगी। फॉर एग्जांपल वाटर कलर में आ सकती है, क्रेयॉन्स में आ सकती है, मैकेनिकल पेंसिल्स में आ सकती है, जिसके अंदर क्वालिटी बहुत ज़्यादा पैरामाउंट होती है कि नहीं यार, उनकी जो क्वालिटी है फ्लेयर की, चाहे वो वाटर कलर हो या कोई भी और प्रोडक्ट हो, वो उसके अंदर कस्टमर बोल सकता है कि नहीं मुझे फ्लेयर का चाहिए। अदरवाइज मास कैटेगरी पेन और पेंसिल के अंदर इतना कुछ मैटर नहीं करता ये सब। तो इसलिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन का बहुत ज़रूरी है बढ़ना। इन्होंने 11 नए स्टॉकिस्ट ऐड करे आएँगे, 156 स्टॉकिस्ट इनके ऑल ओवर इंडिया के अंदर हो चुके हैं। प्रमोशनल मार्केटिंग कंपनी कर रही है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह कर रही है। इन्होंने खर्चा बढ़ाया है इसके अंदर, पहले 6 करोड़ खर्च करते थे। इस क्वार्टर के अंदर इन्होंने 7 करोड़ रुपए अपने एडवर्टाइजमेंट के अंदर खर्च करेंगे। ओईएम एक्सपोर्ट जो है इनके इम्पैक्टेड रहे मैक्रो इकोनॉमिक प्रेशर की वजह से, ठीक है। अब ओईएम क्या है? ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कि जो मैन्युफैक्चरिंग ये लोग करते हैं अपने इक्विपमेंट्स की, उसको एक्सपोर्ट करते हैं ताकि जो बाकी की कंट्रीज में इनका माल बिक सके। और कुछ जो इनके कस्टमर्स होंगे, जो इनसे प्रोडक्शन कराते होंगे, अपना लेबल लगाते होंगे, उसको आगे बेचते होंगे, क्योंकि ये लोग मैन्युफैक्चरर हैं। तो कोई और भी इनसे मैन्युफैक्चरिंग करवाता होगा, लेकिन उसमें जो डिमांड है थोड़ी-सी कम हुई हैगी, क्योंकि यूरोप और यूएस के अंदर थोड़ा जो डिमांड है इम्पैक्टेड है। प्लस रेड सी इश्यू चल रहा है। रेड सी का मतलब मैंने आपको एक वीडियो में पहले, आई थिंक ग्रेविटा वाली वीडियो में समझाया था कि समुद्र के रास्ते जो सामान जाता है, वो सामान जो है, जो पायरेट्स वगैरह हैं उसको लूट लेते हैं। तो उनके लूटने की वजह से जो फ्रेट चार्जेस हैं वो बढ़ गए हैं, इंश्योरेंस कॉस्ट जो है बढ़ गई है, जो एम्प्लॉयी कॉस्ट है वो बढ़ गई है। तो इसी के चलते कंपनी के ऊपर एक इम्पैक्ट आएगा, लेकिन कंपनी का कहना है कि क्वार्टर 3 तक ही ये इम्पैक्ट है। आगे जाके धीरे-धीरे करके ये सब चीज़ें जो है खत्म हो जाएँगी। क्वार्टर 4 और क्वार्टर 1 एफवाई 25 के अंदर इनकी ग्रोथ आपको अच्छी और देखने को मिलेगी। इनके एक्सपोर्ट वगैरह और इंप्रूव होते हुए नज़र आएँगे। बात करते हैं इनकी बॉटल सेगमेंट की। यहाँ पे देखो एक वर्ड मैंने यहाँ पे हाइलाइट किया है, बीआईएस लाइसेंस इन्होंने अप्लाई कर रखा है। बीआईएस लाइसेंस का मतलब ये है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। कैंपस शूज़ की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का मतलब ये होता है कि अगर बॉटल इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर हो रही है तो उसकी क्वालिटी देखी जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है एक रेगुलेटरी बॉडी अपॉइंट करेगी। वो रेगुलेटरी बॉडी ध्यान रखेगी किस तरीके की क्वालिटी जो है हमारी कंट्री के अंदर बिक रही है। कि अगर उस चीज़ का इंपोर्ट होता है, जैसे चाइना से बहुत इंपोर्ट होता है स्टील बॉटल्स का, अगर चाइनीज मटेरियल ठीक नहीं है तो वो इंडिया के अंदर नहीं बिकेगा, उसके लिए अप्रूवल नहीं दिया जाएगा रेगुलेटरी बॉडी की तरफ से। उसी के ऊपर जो है फ्लेयर काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। फ्लेयर का कहना है कि बीआईएस लाइसेंस इनको मिलेगा, इनकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, इनकी डिज़ाइन कैपेबिलिटीज़ अच्छी हैं, तो आगे जाकर के मार्केट जो है 4000 करोड़ का है इंडिया के अंदर। तो उस 4000 करोड़ के मार्केट के अंदर फ्लेयर चाहता है कि ये अपना एक अच्छा बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो इनके पास में ऑलरेडी है उसका यूज़ करे और मार्केट को कैप्चर करे धीरे-धीरे करके। और उसी के अंदर कोई इन हाउस बैंक मैन्युफैक्चरिंग और बैकवर्ड इंटीग्रेशन के इनको फ़ायदे मिलेंगे, क्योंकि खुद की जब मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो आपके मार्जिन्स जो हैं वो अच्छे होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो नेट-नेट देखो यही सारे पॉइंट्स हैंगे, बाकी इन्होंने ये सब बता रखा है कि किस तरीके से ये लोग आगे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं इनके मार्जिन्स के ऊपर पूछे गए, तो कंपनी का मार्जिन आप देख सकते हो 15-16% के पास में हैगा अभी यहाँ पर।
और ये मार्जिन मुझे लगता है 18% से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी जो कॉम्पिटिशन वगैरह है मार्केट में बहुत ज़्यादा है। तो अगर इम्प्रूव भी करेंगे तो 18-20% तक ये लोग जाएँगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट कमेंट्री आप यहाँ अगर डिटेल में इसको पढ़ोगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है ग्रोथ। ग्रोथ कैसे आएगी, ठीक है? ग्रोथ इनको 3 सेगमेंट से आती है, क्योंकि रेवेन्यू का बढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो रेवेन्यू पहली बात तो बढ़ेगा इनकी बॉटल सेगमेंट से, क्योंकि बॉटल सेगमेंट ये जो आप यहाँ पे रेवेन्यू देख रहे हो ना 215 करोड़, इसके अंदर बॉटल का खर्चा नहीं है, मतलब बॉटल के जो रेवेन्यू जो आ रहा है वो नहीं आ रहा है। बॉटल का रेवेन्यू क्वार्टर 4 से आना शुरू होगा, क्योंकि वो नई कैटेगरी है। तो डेफिनिटली ये नंबर आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा क्वार्टर 4 के अंदर, इनका सेल्स के नंबर्स बढ़ेंगे, क्योंकि उसमें बॉटल ऐड हो जाएगी। दूसरी चीज़ जो क्रिएटिव है और जो इनके ब्रांड्स हैंगे वो 15-20% से ग्रो कर रहे हैं। तो अगर वो ग्रो करेंगे तो डेफिनिटली यहाँ पर भी आपको और रेवेन्यू का नंबर क्वार्टर 4 में और आने वाले क्वार्टर्स के अंदर और बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तीसरी चीज़ आपका सवाल होगा कि किस परसेंटेज से ग्रो करेगा, तो मैनेजमेंट ने एक ही चीज़ ये बोली है कि हम डबल डिजिट ग्रोथ करेंगे। अब डबल डिजिट ग्रोथ देखो वो इसीलिए करेंगे क्योंकि देखो जो इनके ओईएम्स हैं थोड़े से इंपैक्टेड है, और मेजर जो रेवेन्यू आता है लगभग वहीं से ही आता है इनको, ओईएम से, ठीक है? जो इनकी ब्रांड सेल से थोड़ी सी कम है, बेशक उसमें मार्जिन अच्छे हैं, लेकिन ओईएम जो है वो ज़्यादा है इनके नंबर्स के अंदर। कंपनी का फोकस है ये अपनी प्रीमियमाइजेशन को बढ़ाएंगे। प्रीमियम मतलब कि जैसे कि मान लो ये महंगे वाले पेन्स हो गए या महंगे वाले कलर्स हो गए, इनके इनकी डायरीज होगी जो कि महंगी कैटेगरी के अंदर आती है, तो इनका फोकस रहेगा कि ये महंगी चीज़ों को अपना और इनका डिस्ट्रीब्यूशन है उसको बढ़ाएं, उसकी सेल्स के नंबर्स को, इनकी सेल्स के नंबर को ये लोग इंक्रीज करें, ताकि इनके मार्जिन इंप्रूव हों। और मार्जिन इंप्रूव होंगे तो डेफिनेटली आपको पता ही है बॉटम लाइन के अंदर ये जो मार्जिन इंप्रूव होगा तो आपका ईपीएस यहाँ बढ़ता हुआ नजर आएगा, ठीक है? तो मैनेजमेंट का फोकस उन चीज़ों के ऊपर है। नेट नेट अगर मैं इसको समराइज करूँ तो इनकी ग्रोथ 15 से 20% के आसपास की इनकी उम्मीद हैगी, अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट, क्योंकि इन्होंने डबल डिजिट बोला है। इन्होंने हायर डबल डिजिट नहीं बोला, लेकिन आप बहुत ऑप्टिमिस्टिकली भी अगर सोचोगे, क्योंकि देखो ऑप्टिमिस्टिकली इसीलिए क्योंकि नई नई कैटेगरीज ऐड हो रही है, ठीक है? बॉटल की कैटेगरी ऐड होगी तो सेल्स के नंबर बढ़ेंगे। बाकी और ओईएम वगैरह की डिमांड जो अभी कंप्रेस्ड है, धीरे धीरे करके अगर वो और बढ़ेगी तो वो नंबर्स भी ऐड होंगे, लेकिन बेस नंबर बढ़ता जा रहा है। क्योंकि देखो यहाँ पे देखो जो कंपनी 2018 में 500 करोड़ कर रही थी, वो 500 करोड़ 3 साल तक करती रही लगभग उसी रेंज के अंदर। फिर एकदम से वो नंबर 22 के अंदर आप देख रहे हो 554 हुआ, 92% की ग्रोथ हुई, बेस यहाँ कम हो गया था। और अभी जो ओरिजिनल जो ग्रोथ देखने को मिली है वो 903 करोड़ की, यहाँ पे 63% की देखने को मिली है। तो आगे अगर इनको और ग्रो करना है तो उनको इनको नई कैटेगरीज ऐड करनी पड़ेंगी, टच पॉइंट्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। 900 करोड़ से सेल्स को अगर 1100 लेके जाना है और 1100 से आगे 1300 पे लेके जाना है, तो डेफिनेटली इनको और आगे काम करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। तो काफ़ी लोग क्वेश्चन होगा कि स्टॉक को खरीदें या नहीं खरीदें। देखो स्टॉक P25 का सस्ता नजर आता है, आरओई हेल्दी है, आपको यहाँ बीटन डाउन प्राइस पे स्टॉक मिल रहेगा, हो सकता है थोड़ा और गिरे। अगर आप रिस्क ले सकते हो तो आप यहाँ पे बिल्कुल अपनी पोजीशन को बना सकते हो। देखो मैं आपको कोई एनकरेजमेंट नहीं दे रहा हूँ, बीटन डाउन स्टॉक है और डेफिनेटली आगे बुल रन के सेंटीमेंट्स है। कंपनी के क्वार्टर 4 के नंबर अगर अच्छे आए तो आपको अपसाइड देखने को मिलेगी स्टॉक के अंदर, पहली चीज। दूसरी चीज, आगे क्वार्टर 1 FY25 और फर्दर क्वार्टर अगर अच्छे होंगे तो भी स्टॉक प्राइस चलता हुआ आपको नजर आएगा, क्योंकि ये स्टॉक प्राइस जो है, पहली बात तो अपने जो इसका स्टॉक का पी है ये बढ़ेगा धीरे धीरे करके, स्टॉक पी बढ़ेगा तो ऑफकोर्स स्टॉक प्राइस बढ़ेगा, और अगर ईपीएस बढ़ेगा तो भी स्टॉक प्राइस इंक्रीज होता हुआ आपको नजर आएगा। तो नेट नेट मैं आपको कोई कंफ्यूजन में नहीं रखना चाहता, मैं क्लियरली ये बोलूंगा कि स्मॉल कैप कंपनी रिस्क बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज, ग्रोथ बहुत कोई चमत्कार वाली होगी नहीं इसके अंदर कि हाँ 50% से ग्रोथ हो जाएगी स्मॉल कैप कंपनी में, नहीं। ग्रोथ होगी 15 से 20% की। मैनेजमेंट ने खुद डबल डिजिट वर्ड यूज किया अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर। तो डबल डिजिट का मतलब क्लियरली स्लो ग्रोथ रहेगी अकॉर्डिंग टू द रिस्क जो आप ले रहे हो। कोई अगर ये सोच रहा है कि मैं यहाँ खरीद के यहाँ बेच दूं, तो वो करने की बेवकूफ़ी मत करना। वो इसीलिए देखो बेवकूफ़ी वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। स्टॉक एकदम से चलता हुआ आपको नज़र नहीं आएगा, धीरे-धीरे करके चलेगा। किसी का अगर व्यू 3 साल का है तभी कोई उसके अंदर कोई पोज़ीशन बनाए, और जिसने अगर ऊपर खरीदा हुआ है, ठीक है, आप यहाँ पे एवरेज बिल्कुल कर लो, क्योंकि एवरेज आपको करना चाहिए। आपने अगर ऊपर महंगे भाव में खरीद लिया स्टॉक तो यहाँ पे आपको एवरेज करना चाहिए, और थोड़ा नीचे है, थोड़ा और नीचे आपको एवरेज करना चाहिए। स्टॉक को लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखो, लॉस में बेचने का कोई फायदा नहीं है। बुल रन है आगे तो ग्रेजुअली हो सकता है आपका स्टॉक जो है धीरे करके रिकवर कर जाएगा। बाकी फ्रेश पोजीशन वाले बनाओगे अगर पोजीशन, तो लॉन्ग टर्म के लिए बनाना, 3 साल के लिए, उससे कम के लिए कोई इसके अंदर पोजीशन ना बनाए, ज्यादा चमत्कार की उम्मीद कोई इसके अंदर ना करे। नेट नेट देखो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, मैनेजमेंट अच्छा है, सारी चीजें बहुत अच्छी है, सेगमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन ग्रोथ जो है वो 15 से 20% की, ये आप नोट कर लो उसके अंदर। नेट नेट यही है पूरा एनालिसिस। आपको वीडियो के अंदर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली हो, आपको अगर हेल्पफुल लगी हो वीडियो तो प्लीज हेल्पफुल लिखे, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इन्फॉर्मेटिव लिखें। आपका कोई और सुझाव हो स्टॉक से रिलेटेड, कोई और क्वेश्चन हो, आप वो भी जरूर क्वेश्चन करें, मैं आपको वो भी जरूर आंसर करूंगा। मेरे चैनल पर आपको और भी अच्छी वीडियोस मिल जाएंगी जिन पर आपको लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से आप देख सकते हो, जैसे आईडीएफसी बैंक किस तरीके से परफॉर्म करेगा 2029 तक, और एक्ट्रा एक हाई ग्रोथ कंपनी, हाउ टू मेक बिग मनी इन बुल रन, आप बुल रन में बड़ा पैसा कैसे बना सकते हो, डूज एंड डोंट्स। और कोई भी एक क्लिक बेट नहीं है, अगर मैंने आप बुल रन और बिग मनी लिख दिया है तो आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसके अंदर। आप 6 महीने पुराना वीडियो भी अगर हमारे चैनल पर देखोगे तो भी आपको उसके अंदर सॉलिड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसमें हम कॉन्फ्रेंस कॉल डिस्कस करते हैं, फाइनेंशियल डिस्कस करते हैं, और लॉन्ग टर्म का इंडस्ट्री व्यू लेकर के चलते हैं उसके अंदर, ठीक है? तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।